नमस्कार, प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। हमें ट्रेंड का वैकल्पिक रोड मैप तैयार करना होगा। दैनिक भास्कर, चुनावों में धार्मिक प्रतीक हमेशा ही कारगर नहीं होते। संजय कुमार, केवल 10,000 एफपीओ से नहीं होगा भला। बिजनेस स्टैंडर्ड बर्दाश्त की हद। राष्ट्रीय सहारा, न्यायिक आस्था का प्रश्न, एआई का इंसानी मिजाज ना बने मुसीबत। हिंदुस्तान, खेल प्रशासन में बढ़नी चाहिए महिलाओं की हिस्सेदारी। शारदा उग्रा। अब संपादकीय विस्तार से। हमें ट्रेंड का वैकल्पिक रोड मैप तैयार करना होगा। दैनिक भास्कर, भले ही ट्रंप की जैसे को तैसा टैरिफ नीति के पहले चरण की त्रिदिवसीय भारत अमेरिकी टैरिफ वार्ता बुधवार को शुरू हो रही है। भारत को वैकल्पिक रोड मैप तैयार करना होगा। 3 दिन पहले ट्रंप ने भारत का यह नाम लेकर कहा कि वह 2 अप्रैल से नए नियम के लिए तैयार रहे। यह भारत के लिए संकट की घड़ी होगी। भारत का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका से ही है और हमारे हित में है। इसके बरक्स चीन से भी लगभग उतना ही व्यापार है, लेकिन उसमें हम खरीदते ज्यादा हैं, बेचते कम, यानी भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में अगर हम अमेरिका को तेवर दिखाने वाला संदेश देते हुए चीन के साथ व्यापार की पेंग बढ़ाएं तो डोल कम झड़प के बाद लगाए कुछ कड़े नियमों को शिथिल करे तो संभव है कि चीन भी बड़ी खपत वाले अपने ग्राहक दोस्त के लिए उदारता दिखाए। सैकड़ों चीनी उत्पाद भारत में निर्णय लागत से सस्ते हैं, लिहाजा हमारे उपभोक्ताओं को लाभ होगा, लेकिन इसके 2 बड़े परिणाम होंगे। भारत का एमएसएमई सेक्टर बैठ जाएगा, जिससे बेरोजगारी और मुंह फैला लेगी। यही खतरा अमेरिकी कृषि उत्पादों को नई दर से आयात करने पर भी है, लेकिन चीनी माल अपनी खराब क्वालिटी के लिए बदनाम है। साथ ही आज के सूक्ष्म टेक्नोलॉजी के दौर में प्रोडक्ट्स के जरिए सुरक्षा भी खतरे में आ सकती है। चुनावों में धार्मिक प्रतीक हमेशा ही कारगर नहीं होते। संजय कुमार, प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार। बड़ी संख्या में भारतीय अपनी समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं। खासतौर पर पिछले 1 दशक में इसके प्रति भारतीयों में अधिक उत्साह का संचार हुआ है। यह भावना सामाजिक और सांस्कृतिक एकरूपता का एक जरूरी साधन है, लेकिन राजनीतिक लामबंदी के साधन के रूप में भी क्या धार्मिक सांस्कृतिक गौरव कारगर हो सकता है? राजनीतिक दल कई फैक्टर्स के बूते चुनाव जीतते हैं, जैसे सरकार द्वारा किए गए काम, नेतृत्व की गुणवत्ता और उनके सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हवाला देकर ही चुनाव जीत जाएं। साल 2014 में भाजपा सत्ता में आई क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को खारिज करने के बाद लोगों को भाजपा में उम्मीद दिखी। भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े अंतर से जनादेश जीतने में सफल रही। हालांकि जरूरी नहीं कि ये जीते सांस्कृतिक धार्मिक गौरव का हवाला देकर ही मिली हों। वैसे तो यह धार्मिक आयोजन था, लेकिन कुंभ के बाद भाजपा 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को जुटाने की पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग इस बड़े धार्मिक आयोजन के लिए भाजपा सरकार को श्रेय देने को तैयार हैं, लेकिन इससे यह सुनिश्चित नहीं होता कि भाजपा इस विधानसभा चुनावों में लाभ उठा पाएगी। फिलहाल हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। केवल 10,000 एफपीओ से नहीं होगा भला। बिजनेस स्टैंडर्ड, सरकार ने 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाने की जो बड़ी योजना 2020 में शुरू की और जिसके लिए करीब 6,865 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, वह कम से कम कागजों में तो पूरी हो गई है। बिहार के खगड़िया में 24 फरवरी को पंजीकृत हुआ आमी ग्राम विकास एमपीओ इस योजना के तहत बना 10,000वां एमपीओ है। पहले बने एमपीओ और केंद्र की इस योजना के बाहर एफपीओ मिला लें तो जमीनी काम पर कर रहे ऐसे ग्रामीण कारोबारी उद्यमों की संख्या 44,000 के पार पहुंच जाएगी, लेकिन उनमें से सबकी हालत अच्छी नहीं है। कई वित्तीय संकट की वजह से अस्तित्व बनाए रखने के लिए जूझ रहे हैं और कुछ केवल कागजों पर मौजूद हैं। फिर भी सफल एफपीओ की संख्या अच्छी खासी है, अच्छी तरह चल रहे। कुछ एफपीओ सालाना 1 करोड़ रुपए से ऊपर कारोबार कर रहे हैं और जितने छोटे स्तर पर ये काम करते हैं उसे देखते हुए इन्हें दूसरे क्षेत्रों में स्टार्टअप के बीच मौजूद यूनिकॉर्न के बराबर माना जा सकता है। इन संगठनों के करीब 30 लाख किसान जुड़े हैं और उनमें 40% महिलाएं हैं। बर्दाश्त की हद। राष्ट्रीय सहारा, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में इंडियाज गॉट टैलेंट में यह कार्यक्रम शूट किया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पॉपुलर गाने की पैरोडी बनाकर गद्दार कटाक्ष करने के आरोपों के बाद शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ और हंगामा किया। 19 शिव सैनिकों पर नामजद और 15-20 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। कामरा ने बयान जारी कर तोड़फोड़ की निंदा की तथा कहा कि वह शिंदे पर की टिप्पणी पर माफी नहीं मांगेंगे। यूट्यूब पर पोस्ट की 76 वर्षीय कामरा की टिप्पणी 36 लाख बार से ज्यादा देखी जा चुकी है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बयान
में कामरा ने इस टिप्पणी के लिए कहा कि यह पहले अजित पवार कह चुके हैं, मैं भीड़ से नहीं डरता और पलंग के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा, कॉमेडियन ने तंज करते हुए लिखा। कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको चिकन नहीं परोसा जाए तो आप टमाटर का टक पलट दें। कामरा ने मीडिया को भी निशाना बनाते हुए टिप्पणी की है, ईमानदारी से इस तमाशे की रिपोर्टिंग करें, याद रखें प्रेस की आज़ादी के मामले में भारत 159वें स्थान पर है। शिंदे ने व्यंग की सीमा तय करने की बात कहते हुए इसे किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेने जैसा कहा। पैरोडी में किसी विशेष को संबोधित नहीं किया गया है, इसलिए इस कदर त्योरियां चढ़ाना जज्ब नहीं होता। सत्ता राजनीतिकों की हालिया पौध में बर्दाश्त इस कदर खत्म हो चुकी है कि आलोचना, व्यंग या मस्खरी बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। याद रखना होगा कि विरोधियों का या आलोचकों की जुबान पर ताले नहीं जड़े जा सकते। जनता का एक हिस्सा उनके पक्ष में रहता है। प्रेस या अभिव्यक्ति की आजादी पर बयान करना आसान है, जिसे लेकर अक्सर बातें बनाई जाती हैं, मगर यह रचनात्मक आपातकाल शरीफ माहौल रचा जा रहा है जहां बोलने, लिखने, गाने, अभिनय पर नजर रखी जा रही है। जो बात या विधा अखरती है उसके खिलाफ शालीनतापूर्वक न्याय और कागजी कार्रवाई करने को सरकारी तंत्र स्वतंत्र है। विरोध स्वरूप उपद्रव या कानून को हाथ लेना भी सरकार विरोधी काम ठहराया जा सकता है। न्यायिक आस्था का प्रश्न। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से आग लगने के उपरांत जले हुए नोटों की कथित बरामदगी का मामला तूल पकड़ लिया है। आग उनके घर के स्टोर में 14 मार्च को लगी थी, लेकिन मामला सामने आया एक हफ्ते बाद जब जले हुए नोटों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस विलंब को लेकर के कयास यह लगाया गया कि मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया के कारण दबा नहीं और इस मामले में दबाव में ही सही। शीर्ष अदालत को सक्रिय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस यशवंत वर्मा को कार्य मुक्त कर दिया और शीर्ष अदालत से मामले की जांच की संतुष्टि की, जिसने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की एक समिति नियुक्त कर दी, जिसमें 2 मुख्य न्यायाधीश हैं। अब एक समिति जांच में क्या पाती है और इस पर सर्वोच्च न्यायालय या केंद्र सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा सकती है तो भविष्य का मामला है। लेकिन इस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की बार एसोसिएशन ने जो रणनीति अपनाई है उसकी एक दूसरी तरह की चिंता पैदा कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जस्टिस वर्मा का स्थानांतरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लिए कर दिया है, लेकिन यहाँ की बार एसोसिएशन ने स्थानांतरण के प्रति कड़ा विरोध किया है और यहाँ तक कह दिया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय डंपिंग ग्राउंड नहीं है। बार एसोसिएशन ने एक कहकर सीधे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ही चुनौती दे दी है और दूसरे उसका कदम यह बताता है कि उसने किसी भी जांच के निष्कर्ष सामने आने से पहले जस्टिस वर्मा को अपराधी मान लिया है। तकनीकी रूप से बार एसोसिएशन की निंदा या आलोचना की जा सकती है, लेकिन बार संगठन न्याय की भावना और न्याय व्यवस्था के प्रति जन आस्था को अभिव्यक्ति दे रही है। जो न्यायाधीश सही या गलत का निर्णय देता है, भ्रष्ट पद्धति, भ्रष्ट व्यक्ति और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और उसे दंडित करने की भूमिका निभाता है, स्वयं वही भ्रष्टाचार के लिप्त में पाया जाए। जस्टिस वर्मा नोटों की बरामदगी के मामले में दोषी पाए जाते हैं, लेकिन आम जनभावना ने उन्हें दोषी मान लिया है और समूचे न्याय तंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले का अंत इस तरह होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था के प्रति जन अवस्था मजबूत ना हो और अधिक क्षरित हो। AI का इंसानी मिजाज ना बने मुसीबत। हिंदुस्तान हरजिंदर वरिष्ठ पत्रकार। हम सब भौचक्के हैं। असंभव सी दिखने वाली मंजिल अगर एक दिन अचानक हमारा दरवाजा खटखटा दे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि अब इसका क्या किया जाए, इससे कैसा बर्ताव किया जाए। एलन मस्क की कंपनी XAI के ग्रोक 3 ने हमें महज 2-3 दिनों में उसी मोड़ पर पहुंचा दिया है। बाजार में आते ही ग्रोक ने जिस तरह 5 जवाब दिए और जो धमाके किए उन पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा चुका है। इसने बहुत सारे विवादों को जन्म भी दिया है जो ग्रोक के लिए इश्तिहार का काम कर रहे हैं, मगर इन सबको आगे जाकर पहले यह देखना जरूरी है कि यह काम किस तरह से करता है। हम ये तो चाहते हैं कि AI बिल्कुल हमारी तरह हो, लेकिन उसके साथ ही एक साथ इच्छा भी जुट जाती है कि हमारी जो बुराइयां हैं वो उसमें ना हो। हम यह समझते हैं कि अगर बुराइयों से वह हमसे पीस हुआ तो क्या होगा। अगर वह हमारे संचित ज्ञान से, हमारी किताबों से, हमारे साहित्य से, हमारी भाषा से और हमारे नैतिकता बोध के विरोधाभासों से कुछ सीखने निकल पड़ा तो उसके खतरे भी बहुत तरह के होंगे। इसलिए बहुत से विचारक AI विकसित करने की एथिक्स नैतिकता की बात करते हैं। पता नहीं रातों रात AI विकसित
करके उसका व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश में जुटी कंपनियां नैतिकता के बारे में कुछ सोचती भी हैं या नहीं? अगर नहीं सोचा गया तो क्या होगा, इसकी एक झलक हम ग्रुप 3 की भाषा और उसके बर्ताव में देख सकते हैं। खेल प्रशासन में बढ़नी चाहिए महिलाओं की हिस्सेदारी। शारदा उग्रा, वरिष्ठ पत्रकार। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर क्रिस्टी कोवेंट्री का चयन कई अर्थों में अहम है। इस चयन में महिलाएं खेल की हर एक विधा, एथलीट, कोच, अधिकारी, प्रबंधक, प्रशासक, तकनीकी अधिकारी आदि में अपने लिए एक ऐसी जगह देख सकती हैं जिसको मिटाया नहीं जा सकता। दशकों तक महिलाओं को खेल के मैदान में और हाल फिलहाल तक खेल बोर्ड रूम जहां खेल रणनीति बनाई जाती है से दूर रखा जाता है, मगर अब ऐसा नहीं है। भारतीय ओलंपिक के लिहाज से इसकी किस तरह व्याख्या की जाए? हाँ, हमारे पास पीटी उषा के रूप में महिला आईओए अध्यक्ष हैं, पर यह देखते हुए कि वह सीईओ की नियुक्ति को लेकर कार्यकारी परिषद से जूझ रही हैं, आईओसी से तुलना का कोई महत्व नहीं। इसी तरह आईओए का पहला एथलीट आयोग एथलीटों के हित में कितना काम कर पा रहा है, यह हमने महिला पहलवानों के मामले में देखा है। बेशक सभी खिलाड़ी अच्छे प्रशासक नहीं साबित होते, पर अच्छे खेल प्रशासक खिलाड़ियों का भला चाहते हैं। ऐसे प्रशासक आईओए व हमारे राष्ट्रीय महासंघों में आसानी से नहीं मिलते। यही कारण है कि किसी भी समिति में 40% खिलाड़ियों को शामिल करने संबंधी सोच परवान नहीं चढ़ पाती। निसंदेह आईओसी पूर्णता से दूर है, पर बीते 2.5 दशकों में हमने उसमें कई बदलाव देखे हैं। एक सदी से भी ज्यादा समय तक पुरुषों के वर्चस्व वाले इस संगठन पर एक महिला का अध्यक्ष चुना जाना इसी की कड़ी है। धन्यवाद।